एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाली हूं और आज का क्लास नंबर 19 होने जा रहा है #3। यानी मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूं, #1, #2, #3 और #4 में, ठीक है। और आज का जो हमारा एक क्लास होने जा रहा है वो क्लास नंबर 19 है और इसमें हम मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो आज के पेपर में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारा जो पेपर होगा ये 6/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 40 तक क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन बोल रहा है 6 लोग के एल एम एन ओ और पी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन और पी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। के और एम पी के निकटतम पड़ोसी, यानी कि के और एम पी के निकटतम पड़ोसी हैं। एल और ओ एन के निकटतम पड़ोसी हैं। एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो एन है वो कहां पर है, तो के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम पी के इम बाईं ओर और एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम मैपिंग कर लेते हैं, यानी कि बना लेते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पे एक हमारा सर्कल हो गया और क्वेश्चन बोला है कि 6 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पहले हमारा यहाँ पे बोला हुआ है कि एन और पी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। के और एम पी के निकटतम पड़ोसी हैं। जो के और एम है वो किसके निकटतम पड़ोसी हैं, तो पी के। मान लीजिए यहाँ पी बैठा है तो यहाँ पे के हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। के और एम पी के निकटतम पड़ोसी तभी होंगे जब पी हमारा बीच में होगा। देखिए इसके बाद आगे क्या बोला है, एल और ओ एन के निकटतम पड़ोसी हैं। अभी एन और एन को नहीं पता चल पा रहा है कि एल और एन ओ कहाँ पर है, ठीक। एल और ओ एन के निकटतम पड़ोसी हैं तो अभी हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि एन कहाँ पर है। तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं। एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एन कहाँ बैठा है, के दायां ओर। के का दायां कहाँ हो जाएगा, के का दायां ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे एन बैठा है, के दाएं दूसरे एन बैठा है, ठीक। अब देखिए क्या बोला था, जो एल और ओ हैं वो एन की क्या है, तो निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे ओ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। यानी कि 6 लोग बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ चुके हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ओ देखिए, ओ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ओ का दायां की तरफ का ऊपर से जाएंगे तो तीसरा कौन बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी ओ के दाएं तीसरा कौन बैठा है, तो हमारा एम बैठा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत में किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि एक सींग वाले गैंडे की जो सर्वाधिक आबादी है ये भारत के असम राज्य में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक जैव निम्नीकरण नैनोपोड का निर्माण किया जिसका उपयोग फसलों को जीवाणु जनित एवं कवक जनित रोगों से बचाने हेतु और रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्पों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, ऑप्शन बी बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान पिलानी, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि फरवरी 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक जैविक निम्नीकरणीय नैनोकरण का निर्माण किया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये फरवरी 2022 में भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नैनोकण का निर्माण किया जिसका उपयोग फसलों को जीवाणु जनित एवं कवक जनित रोगों से बचाने के लिए उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जेम्स वाटसन या फिर ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मॉडल। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले अनुवांशिकी के नियमों की खोज की। मेंडल ने मटर की पौधों का प्रयोग किया था। ये पूछता है कि मेंडल ने किस पौधों का प्रयोग करके अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिकी के बारे में या फिर उनके नियमों के बारे में बताया, तो मटर की पौधों का उन्होंने उपयोग किया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है यदि एक आयत की लंबाई 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 23 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, ठीक। मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना, यानी कि 2 इक्वेशन इसमें बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि एक आयत की लंबाई 4 मीटर की, उसमें उसके लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, तो इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और बराबर मीटर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यानी कि L इंटू बी इसको कर सकते हैं, वही बात है, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 4 मीटर की वृद्धि किसमें, उसके लंबाई में कर रहे हैं, चौड़ाई में 2 मीटर की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं कितने की, तो x प्लस 4 हम लिख देंगे, क्योंकि लंबाई को भी x ले लेंगे और चौड़ाई को भी हम क्या ले लेंगे, y ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको पता नहीं है, तो x प्लस वाई, और क्या बोला है, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी करते हैं, तो y माइनस 2 कर देते हैं और x इंटू वाई कर देते हैं। जब दोनों का गुणा करेंगे तो x इंटू वाई आएगा, यानी उसका L इंटू बी करेंगे तो बोला है कि तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 2 मीटर का क्या हो जा रहा है, तो वृद्धि हो जा रहा है। इक्वेशन नंबर पहला हमारा ये बन गया, यानी कि क्या बना, x प्लस 4 गुणते y माइनस 2 है ये, बराबर x y प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला इक्वेशन क्या बोल रहा है, अगला इक्वेशन बोला है यदि लंबाई में 3 मीटर की कमी करते हैं। अब लंबाई में 3 मीटर की कमी कर दे रहे हैं, लंबाई हमारा x था तो x माइनस 3 लिख दूंगी, और फिर क्या बोला है 3 मीटर की कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर देते हैं, तो y प्लस 5 कर देंगे और बराबर x इंटू वाई, तो कितना हो जाता है हमारा क्षेत्रफल 23 हो जाता है, तो प्लस 23 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस इसलिए किया है 23 क्योंकि 23 मीटर की वृद्धि हो जाती है लिखा है। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इसके बाद इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं दोनों इक्वेशन को लिख देती हूँ ताकि दिखाने में आसानी रहेगी। x प्लस 4 वाई माइनस जेड और एक्स वाई प्लस 2 था पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x माइनस 3 वाई प्लस 5 एक्स वाई प्लस 23 था। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन था हमारा। चलिए पहले को हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 दिया है और y माइनस जेड बराबर एक्स वाई प्लस 2 दिया है, हमारा ये पहला इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। x का गुणा करेंगे y माइनस 2 में, z नहीं 2 है, ध्यान दीजिएगा ये भी 2 है, और फिर प्लस 4 का गुणा करेंगे y माइनस 2 में, बराबर एक्स वाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स में 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस ये 4y हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई इधर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के उधर है, तो इसके बाद ये क्या होगा हमारा माइनस 2x प्लस 4y बराबर 2 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, माइनस 8 था तो उधर गया प्लस 8, तो ये 10 हो जाएगा और माइनस 2x प्लस 4y हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लूँगी तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, कॉमन लेने के बाद 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि ये 4 है, तो x प्लस 2y हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लिए, माइनस आगे रहेगा, फिर x प्लस 2y बराबर 10, माइनस को इधर लेके जाते हैं यानी माइनस 2 को, तो ये 2 5 10 हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, ये पहला हमारा इक्वेशन आया। ठीक, पहले इक्वेशन आया सॉल्व करने के बाद। दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, तो देखिए इक्वेशन नंबर दूसरा हमारा क्या था, x माइनस 3 और ब्रैकेट में x वाई प्लस 5 बराबर एक्स वाई प्लस 23 था। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x को बाहर लेंगे हम और ब्रैकेट में y प्लस 5 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और माइनस 3 को बाहर लेंगे और y प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, दोनों में से किसी एक ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, बराबर एक्स वाई प्लस 23 था तो एक्स वाई को मैं गुणा की हूँ तो एक्स वाई प्लस 5x हो गया माइनस 3y, और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस 15 बराबर एक्स वाई प्लस 23, तो एक्स वाई इक्वल टू ये भी है तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर उधर लेकर जाएंगे माइनस होगा तभी भी कट जाएगा, तो बचेगा 5x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 23, तो 5x माइनस 3y 15 को उधर लेकर गए तो प्लस हुआ तो 38 हो गया, यानी 5x माइनस 3y बराबर 38। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, यानी कि एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे आया है और एक ये हमारा आ गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो हम कहाँ पुट कर देंगे, तो आयत के परिमाप में। ठीक है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आ जाएगी उसी को लेंथ और ब्रेथ मानना, माने थे एक को एक्स को लेंथ और वाई को ब्रेथ माने थे, तो वहीं पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए जो दोनों इक्वेशन हमारा आया था, पहला था हमारा x माइनस 2y बराबर माइनस 5, दूसरा था 5x माइनस 3y बराबर 38 था। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर जो हम निकालेंगे तो 2y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जब 2y माइनस 5 हो गया है तो इसके बाद हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर दूसरे में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x की जगह पे 2y माइनस 5 किए हैं और माइनस 3y, तो हो जाएगा 10y माइनस 25 और माइनस 3y बराबर 38। तो यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो 10 में से 3 गया 7y हो जाएगा और 25 प्लस में जाएगा तो 63 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आएगी, क्योंकि गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो 7 9 63, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। चौड़ाई जब 9 आ जाएगी
तो देखिए x की वैल्यू कितना है यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, x बराबर 2i माइनस 5 निकाले थे इक्वेशन से, तो यहाँ पे रख देंगे x बराबर 2 गुणते y था, तो 2 गुणते y की वैल्यू 9 रख देंगे, माइनस 5 तो 18 माइनस 5 तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। यानी कि चौड़ाई हमारी 9 आ गई है, लंबाई हमारी कितनी आ गई 13 आ गई है। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या बोला था कि आयत का परिमाप कितना होगा, तो देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 9 है प्लस चौड़ाई कितना है हमारा 13 है। ठीक, दोनों को 2 गुणते 22 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44 मीटर हो जाएगा। यानी कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 44 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44 मीटर में आएगा हमारा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ डेटा के लिए मोड 24.6 है, माध्य 20.1 है, उस डेटा का माध्य क्या होगा। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है। ठीक, तो बहुलक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 24.6 बराबर 3 गुणते माध्य का कर देंगे माइनस 2 गुणते माध्य कितना दिया 20.1 रख देंगे। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है। ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी संग्रह वाहिनी, ऑप्शन सी गुर्दे का नस, ऑप्शन सी वोमेन कैप्सूल। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन का वोमेन कैप्सूल भाग रक्त से प्रारंभिक निस्पंद एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया है एक निश्चित भाषा में आई वेंट होम को WRFFTGTHY लिखा जाता है, यू गो होम को न्यू KJLTHY लिखा जाता है और आई लाइक यू को WRFWSC न्यू लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में लाइक शब्द का कूट भाषा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसको क्या लिखा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यानी किसको कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है। जो सेम से रहेंगे उसको हम कट कर देंगे, या फिर एक मतलब कि शेप से हम लोग उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कट करवा दे रहा हूँ। जैसे कि यू और यू से कट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सेम खोजिए, आई से आई कट हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद होम से होम कट हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए इसमें क्या कट हो रहा है, इसमें WRF से WRF कट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद THY से THY, NUI से NUI। ठीक, इसमें 3 बच गया और इसमें भी 3 बच गया, यानी बचता कौन है देखिए, वेंट का क्या हो जाएगा FTG हो जाएगा, गो का KJL हो जाएगा, लाइक का WSC हो जाएगा, लाइक का WSC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि WSC, यानी लाइक का क्या कोड हो गया, तो WSC और लाइक का ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1906। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कलकत्ता में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को प्रत्येक वैध माध्यम से बढ़ावा देना था, यानी कि ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कालांतर में इस संगठन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आधुनिक आवत सारणी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए दिया है D.I. मेंडलीफ, ऑप्शन बी हेनरी मोजले, ऑप्शन सी J.W. डॉबरनाइनर, ऑप्शन डी जॉन न्यूलैंड। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आधुनिक आवत वर्गीकरण ये हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें तो आधुनिक आवत वारडी हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। वही पूछ देगा कि इन्होंने सारणी को कैसे व्यवस्थित किया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। किसने, तो हेनरी मोजले ने, और इन्होंने आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किया, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकृत किया था। ठीक है, और वही इसमें आगे दिया है मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, जबकि हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। आधुनिक का मोजले को माना जाता है और मेंडलीफ को आवर्त सारणी का। ठीक, आधुनिक जब पूछेगा तब मोजले कहेंगे, बस आवर्त सारणी बोलेगा तो किसको बोलेंगे, मेंडलीफ को बोलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 24, 88 और 136 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो वो हमारी छोटी से छोटी नंबर आ जाएगी, जिससे 24, 88 और 136 पूर्णतः विभाजित होते हैं। बोलने के लिए छोटी है, लेकिन उसका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारी संख्या बड़ी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम आपको मैं निकाल के दिखा देती हूँ।
तो देखिए जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम पहले छोटी छोटी नंबर से भी कटा सकते हैं या फिर बड़ी नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं छोटा ही लूँ। 2 से कटाएंगे पहले, उसके बाद 12 हो जाएगा, इसके बाद ऐसे ही ये 44 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। जब कटाएंगे हम इसका तो ये सारे नंबर हमारे एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम में आएंगे। देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 उड़ते 11 उड़ते 17 कर दूँ। 24 में 11 का गुणा करेंगे 267 आएगा, 267 में 17 का गुणा करेंगे कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 4488, यानी कि 28। तो यूनिट डिजिट में देखिए 8 इसी के है, तो करेक्ट आंसर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह है जिसमें ऑप्शन ए जलीय घोल में सभी अभिकारकों का एक सरजातीय मिश्रण बनता है, ऑप्शन बी अवक्षेपण बनता है, अवक्षेप बनता है, एक अवक्षेप बनता है लिखा है, ऑप्शन सी लिखा है जलीय घोल में सभी उत्पादों का एक सजातीय मिश्रण बनता है, ऑप्शन डी पानी में घुलनशील नमक बनता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक अवक्षेप बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है क्षितिज के निकट सूर्य के आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबाई दूरी तय करता है। ऑप्शन बी दिया है क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझने में मदद करेगा। यानी कि जब सूर्य उदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है तो उस समय जो सूर्य का लाल रंग होता है, इन दोनों ऑप्शन में से किससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दोनों ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। कैसे, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश को वातावरण में अधिक दूरी से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, सूर्य में मौजूद लाल रंग कम बिखरता है और प्रेक्षक तक पहुंचता है। सभी रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इस प्रकार सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और बी में ए ऑप्शन और बी दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर 500 मीटर चला और फिर दाईं मुड़ा, फिर वह 300 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और फिर 500 मीटर चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में है और सभी मोड़ क्या है 90 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ बोला है एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया दक्षिण की ओर 500 मीटर, तो 500 मीटर मैं दक्षिण की ओर इसको चला देती हूँ। इसके बाद बोला है फिर दाएं मुड़ा और फिर 300 मीटर चलने के बाद, यानी कि दाएं मुड़ के कितना मीटर 300 मीटर, दक्षिण का दायां किधर हो जाएगा तो पश्चिम हो जाएगा, तो 300 मीटर पश्चिम में इसको चला दी हूँ। ठीक, फिर क्या बोला गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 500 मीटर, यानी कि पश्चिम का बायां कितना हो जाएगा तो दक्षिण में हो जाएगा, 300 मीटर फिर पश्चिम में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमसे ये नहीं पूछा है कि वो कितना मीटर दूर है या फिर बस पूछा है हमसे कि किस दिशा में है। तो दिशा हमारी दो ही आएगी, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक विज्ञान की पुस्तक ए और बी द्वारा नामांकित 2 छड़ चुंबकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए से 5 रेखाएं इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और बी से 10 रेखाएं इसके दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं। ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से क्या होगी आधी होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन बी मीथेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी एथनॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है, यानी कि एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, यही कथन हमारा सही है, बाकी सभी गलत दिए हुए। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी कि एथनोइक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हल्दा, ऑप्शन बी है गदलेपन यात्रा, ऑप्शन सी लाई हरोबा, ऑप्शन डी लोसार। तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाई हरोबा ये मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है यदि मिश्रित आवर्त 0.2345 बार को उसके निम्न पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसके हर अंश में से कितना अधिक होगा। देखिए सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में क्या बोला है, इसको
करना है हमको, यानी कि भिन्न के रूप में इसको चेंज करना है। उसके बाद चेंज करने के बाद बोला है कि उसका हर अंश से कितना अधिक है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना अधिक होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन ये, यदि मिश्रित आवर्त दशमलव 0.2345 व्यवहार को उसके निम्न पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बोला है कि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, यानी भिन्न के रूप में। फिर उसके बाद उसका जो हर और अंश होगा वो बोला है कि उसका हर अंश से कितना अधिक है, उसके बाद हमको माइनस करके बताना होगा। तो देखिए 0.2345 पे बार दिया है। ठीक, सबसे पहले इस पूरे अंक को लिख लेंगे पॉइंट के बाद 2345 को, फिर उसके बाद माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है, और 9 लिख देंगे, और 00 जिस पर बार नहीं है उसके लिए 9, जिस पर बार है उसके लिए 00, यानी कि 2 अंक पे बार है उसके लिए 9, और जिस पे बार नहीं उसके लिए 00। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 3 2 2 आ जाएगा, और 9 9 0 हो जाएगा। जब कटाएंगे इसको तो 129 आ जाएगा, ये 550 हो जाएगा। इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे देखिए तो कितना आ जाएगा, 421 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक सिंग वाला गैंडा देश की दलदली और धनसाऊ भूमि में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धनसाऊ भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है, तो 18 हमारा ये उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उपाधियों में क्या क्या आते हैं देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद के 12 से लेकर 35 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। शिक्षा का अधिकार 21 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। कानून के समक्ष समानता कितने में है, 14 में है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा किससे, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तो तृतीयानुपाती जब भी निकालना होगा तो हम लिखते हैं b² तो हमारा c आ जाएगा। और मध्यानुपाती क्या होता है, √/ab। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तृतीयानुपाती दिया है हमारा तो उसको निकाल लेते हैं, यानी कि b²/c। तो हम क्या करेंगे, 50 का क्या कर देंगे, हमारा b कितना दिया 50। ठीक, तो b यानी कि 50 का स्क्वायर कर देंगे, और a कितना दिया है तो 20 दिया है, यानी 50 × 50 बटा में क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 250 बटा में 2। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 125 ही हो जाएगा। ठीक है, 125 आ गया तृतीयानुपाती। अब देखिए मध्यानुपाती 9 और 16 के बीच में करना है, तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में ए बी करते हैं उसको। ठीक, तो अंडर रूट में ए और बी में कर देती हूँ, यानी कि 9 × 16 9 × 16 करेंगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को पहले या फिर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए, फिर ऐसे ही निकाल दीजिए। 9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, 16 है तो 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया 12 आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो तृतीयानुपाती है 125 आ गया, और जो मध्यानुपाती हमारा कितना आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक, और इन दोनों के बीच का अनुपात बोला है तो अनुपात कितना हो जाएगा 125 अनुपात क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है और ये जीएस से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है बाल विवाह निषेध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये जीके से संबंधित है। क्वेश्चन दिया बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए दिया है, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया था। ऑप्शन ए, यह बालक को एक ऐसे पुरुष या महिला जिनसे 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है के रूप में परिभाषित करने का प्रस्तावना करता है। ऑप्शन सी, यह देश के सभी समुदाय धर्मों पर लागू होगा। ऑप्शन डी, यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधित करता है। तो देखिए इसमें से पूछा है कि बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया था। तो देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, बाल विवाह निषेध संशोधन 2021 को लोकसभा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष करना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, और राष्ट्रीय कार्यालय एनएसओ के 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय कार्यालय एनएसओ के 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत का जो औसत साक्षरता दर है वो 77.70% है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 + 10 20 डिग्री प्लस सेक
20 डिग्री और फिर एक ब्रैकेट में दिया 1 प्लस कॉट 20 डिग्री माइनस कॉसेक 20 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 10 को क्या बोलते हैं, साइन अपॉन में कॉस बोलते हैं, तो साइन 20 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस कर देंगे, सेक को उल्टा करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, फिर 1 अपॉन में कॉसेक 20 डिग्री कर देंगे। फिर इसको देखिए 1 अपॉन में कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन में साइन लिखते हैं, तो कॉस 20 डिग्री अपॉन में 20 साइन डिग्री, फिर माइनस कर देंगे, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री यहाँ पे लिखा गया। ठीक, उसके बाद देखिए इन सभी को जब सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेकर के, तो कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में कॉस 20 डिग्री हमारा रहेगा। और इसमें भी जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में साइन 20 डिग्री रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए फिर उसके बाद ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 20 डिग्री साइन 20 डिग्री हो जाएगा दोनों को, और ये जब करेंगे तो साइन 20 डिग्री और cos 20 डिग्री है तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे और ये -1 हो जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री -1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, तो ये 1 हो जाता है और बचेगा प्लस 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री -1 और अपॉन में ये सब बचेगा। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या किया गया, आगे 1 प्लस 2 साइन 20 डिग्री cos डिग्री -1 रहेगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 तो पहले से मैं ऑलरेडी वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री को जब हम चेंज करेंगे तो 2 साइन 20 डिग्री अपॉन में ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री अपॉन में साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री, यानी कि नीचे हमारा जो भी बचेगा cos 20 डिग्री से cos 20 डिग्री कट जाएगा, साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पादक के रूप में होता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।